Hello friends, welcome to Learning Sessions and today in this video we are going to learn about the climate risk and the sustainable finance over there. तो काइंडली फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड फॉर दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन बेसिक से कंसेप्ट है तो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा ताकि आप इन कंसेप्ट को समझ पाएं. सो माय नेम इज आशीष जैन एंड मैं आपके लिए डे बेसिस पर ऐसे ही जीआरबी सीआरबी बैंक प्रमोशन एंड सर्टिफिकेशन की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस ओवर देयर. So let's start the session over there. And before starting the session, let me tell you that if you want to get the free PDFs for CAIIB, so simply यहाँ पर CAIIB PDFs लिख करके WhatsApp कर दीजिए to the number 83609-44207, जहाँ पर जाकर के आपको free PDFs यहाँ पर मिल जाएंगे. Okay, so let's start the session. So it's related to climate risk and the sustainable finance over there. तो काफी ज्यादा यहाँ पर एक बेसिक सा यहाँ पर चैप्टर है. Let's have a look at it. तो इंडिया का जो NDC है कि जो नेशनली डिटरमाइंड यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, that's actually related to what? That's actually related to कि इंडिया ने यहाँ पर अपना एनडीसी सबमिट किया था 2015 में एंड ये एनडीसी यानी कि जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था ये सबमिट किया गया था 2 अक्टूबर 2015 को यूएनएफसीसीसी के पास यानी कि जो यूनाइटेड नेशन आपके पास फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उसके पास यहां पर सबमिट किया गया था. इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कि ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आता है यानी कि जो भी गोल्स यहां पर किए गए थे ये पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था जिसको हम पर्टिकुलरली गोल कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं उसके अंदर यहां पर ये पर्टिकुलरली जो एनडीसी था वो उसके बिहाफ पर सबमिट किया गया था एंड इसमें यह कहा गया था कि हम यहां पर लो कार्बन जो एमिशन है वो यहां पर करेंगे एंड फॉर द इंडियन सेक्टर में जो की सेक्टर्स हैं उनको लो कार्बन एमिशन की तरफ लेकर के जाएंगे एंड फॉर द ये भी कहा गया कि एग्जिस्टिंग एनडीसी को अपडेट किया गया एंड ये कहा गया कि लॉन्ग टर्म में हम जो गोल होगा रिलेटेड टू नेट जीरो कार्बन एमिशन का वो 2070 तक हम अचीव कर लेंगे. इंडिया ने अपना एनडीसी जो कम्युनिकेट किया था वो इस तरह से कम्युनिकेट किया था कि हम यहां पर एक हेल्दी एंड सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जाएंगे, हम यहां पर क्लाइमेट फ्रेंडली यहां पर जो क्लीनर पाथ है उसको फॉलो करेंगे एंड मोर ओवर हम यहां पर 2030 तक अपनी जीडीपी की जो टोटल यहां पर एमिशन इंटेंसिटी थी उसको 45% तक पर्टिकुलरली क्या कर देंगे और ज्यादा रिड्यूस कर देंगे. ठीक है एंड मोर ओवर ये जो रेफरेंस डेट ली गई थी 2005 से रेफरेंस दिया गया था एंड उसके हिसाब से कहा गया था कि 45% और यहां पर रिड्यूस कर देंगे. फॉर द यहां पर यह भी कहा गया था कि क्यूमुलेटिव यहां पर जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस के ऊपर वो हम यहां पर 2030 तक 50% तक उसको अचीव कर लेंगे एंड साथ के साथ यह भी कहा गया कि हम यहां पर जो अपना CO2 इक्विवेलेंट लेवल है उसको यहां पर 2.5 से 3 बिलियन टन तक का हम यहां पर एडिशनल यहां पर कार्बन सिंक यानी कि उसको कार्बन के लेवल को रिड्यूस कर देंगे. राइट, दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड एंड फॉर द ये किस तरह से अचीव होना था अगर हम यहां पर ट्री कवर को इंक्रीज करते हैं फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करते हैं बाय 2030 ओवर दिया एंड साथ के साथ ये भी कहा गया कि हम यहां पर बेटर क्लाइमेट चेंज के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उसके हिसाब से चलाएंगे यानी कि जो वल्नरेबल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट डालती है उनको यहां पर कम करेंगे एंड साथ के साथ जो भी डोमेस्टिक एंड फॉर द नए एडिशनल फंड्स हैं उनको डेवलप करेंगे ताकि हम यहां पर डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कवर कर पाए लेकिन साथ के साथ जो हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं उन चीजों को हम यहां पर रिड्यूस कर पाए. फर्दर बात आती है कि हमने ऐसी कैपेसिटीज को अपने पास इंक्रीज करना है, डोमेस्टिक फ्रेमवर्क को लेकर के आना है, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर को फॉलो करना है ताकि हम यहां पर जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम यहां पर क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट भी डालते हैं एंड फर्दर हम यहां पर अपने सिस्टम्स को अच्छे से चला भी सकते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देंगे. साथ के साथ अपना R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करेंगे, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर यहां पर ध्यान देंगे. नेट जीरो एमिशन का मतलब होता है कि हम यहां पर ओवरऑल जो बैलेंस है यानी कि मान लीजिए कि हमारी जो एमिशन थी वो यहां पर 100 की थी तो हम अगर यहां पर इतने फॉरेस्ट इतने प्लांट्स लगा दें कि वो एमिशन जीरो पहुंच जाए तो उस हिसाब से नेट जीरो एमिशन होता है जिसका टारगेट हमारा 2070 तक का है. यानी कि जो भी एमिशंस हो रही हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस होती है GHG जिसको कहते हैं या फिर जो भी ग्रीन हाउस एमिशंस होती हैं हम पर्टिकुलरली यहां पर उसको नेट जीरो कर देंगे. दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू इट. अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू बेसल कमेटी एंड द क्लाइमेट रिस्क ओवर देयर. अब बेसल कमेटी जो है वो यहां पर क्लाइमेट चेंज को ग्रीन स्वैन इवेंट क्या कहती है ग्रीन स्वैन इवेंट कहती है. क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क होते हैं वो सिंपली ब्लैक स्वैन्स नहीं होते हैं यानी कि टेल रिस्क इवेंट नहीं होते हैं, दोज आर द ग्रीन स्वैन इवेंट ओवर देयर. ग्रीन स्वैन का जो इवेंट आया था वो BIS के द्वारा यहां पर दिया गया था. बेसिकली इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने एक इंस्पिरेशन रखी थी अपने नए फेमस कांसेप्ट को लेकर के ब्लैक स्वैन को लेकर के जो बेसिकली नैसिम निकोलस टैलेब ने यहां पर 2007 में एक कांसेप्ट दिया था रिलेटेड टू ब्लैक स्वैन्स ओवर देयर. ब्लैक स्वैन इवेंट के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, काइंडली प्लीज इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन बन सकता है. तो ब्लैक स्वैन इवेंट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहली चीज ब्लैक स्वैन इवेंट आपके अनएक्सपेक्टेड होते हैं एंड काफी ज्यादा रेयर होते हैं. सेकंड इनका इंपैक्ट जो होता है काफी ज्यादा भयंकर होता है. तीसरा कि ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ आफ्टर जब ये हो जाता है अभी उसके बाद इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है. दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू ब्लैक स्वैन. लेकिन जो क्लाइमेट से रिलेटेड हमारे पास रिस्क इवेंट होते हैं वो आपके पास ग्रीन स्वैन इवेंट है एंड फॉर द ब्लैक स्वैन इवेंट जो होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कोई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का हो सकता है, नेचुरल कैटास्ट्रॉफ हो सकता है. ये बेसिकली किसी भी फॉर्म में यहां पर हो सकते हैं.
जो ग्रीन स्वैन इवेंट होते हैं ये बेसिकली ब्लैक स्वैन इवेंट से डिफरेंट होते हैं तीन तरह से। पहली चीज, चाहे आपको यहां पर क्लाइमेट चेंज का आपके पास अनसर्टेनिटी है, लेकिन डेफिनेटली हमें पता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। अगर आप पेड़ काटते रहोगे तो डेफिनेटली आपको पता ना आप उस तरफ जा रहे हो, तो यानी कि इसकी जो सर्टेनिटी है उसको हम यहां पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनसर्टेन है। पहली चीज होगी। सेकंड, इट्स रिलेटेड टू जो आपके पास ग्रीन स्वैन इवेंट होते हैं, इनका कैटास्ट्रोफ इफेक्ट और ज्यादा भयंकर होता है, यानी कि ये और ज्यादा भयंकर होने वाले हैं, ये काफी ज्यादा सीरियस हैं। उसके केस में तो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, लेकिन इसके केस में तो आपकी जो ह्यूमैनिटी है वो भी इवन एग्जिस्टेंस उसकी खत्म हो सकती है। थर्ड, इट्स रिलेटेड टू अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं रेदर देन द ब्लैक स्वैन इवेंट्स होते हैं। तो ये तीन चीजें यहां पर डिफरेंट आती है। ये ब्लैक स्वैन इवेंट नहीं है, दीज आर द ग्रीन स्वैन इवेंट्स ओवर देयर। एंड ब्लैक स्वैन इवेंट्स रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी? इट्स बेसिकली एजेंडा वाज गिवन बाय द नसीम निकोलस टैलेब ओवर देयर इन 2007। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द क्लाइमेट रिस्क ओवर देयर। क्लाइमेट रिस्क पर्टिकुलरली होता क्या, विच एक्चुअली रिलेट्स विद कि जब आप क्लाइमेट को चेंज करते हो, लेट्स से आप इंडस्ट्री लगाते हो, इंडस्ट्री में आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि जो आपका यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, एंड अल्टीमेटली आपके जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं, कभी ना कभी वो खत्म भी हो जाएंगे। एंड मोर ओवर जब आप यहां पर ऐसे रिसोर्सेज का यूज करते हो, उसका इंपैक्ट आपके इन्वायरमेंट के ऊपर भी पड़ता है। एंड मोर ओवर अगर उसका क्रॉस इफेक्ट देखे तो वो ह्यूमैनिटी के ऊपर भी पड़ता है, ओवरऑल आपके लिविंग चीजों के ऊपर भी पड़ता है, एंड आपके ओवरऑल जो आपका इंपैक्ट है वो आपके फाइनेंशियल इंपैक्ट भी पड़ता है, इकोनॉमिकल इंपैक्ट भी पड़ता है, उसके कंसिक्वेंसेज इकोनॉमिकल होते हैं एंड उसके फाइनेंशियल कंसीक्वेंसेस भी होते हैं। ठीक है, एंड फॉर द दो ब्रॉडर चैनल के ऊपर ये इंपैक्ट जो होता है आपके पास यहां पर वो पड़ता है। दो ब्रॉडर चैनल में अगर हम इंपैक्ट देखते हैं तो दो ब्रॉडर चैनल में ये इंपैक्ट जो होता है आपके पास देखने को मिलता है। दैट इज आपके पास एक तो फिजिकल रिस्क रहता है, दूसरा आपके पास जो रिस्क रहता है दैट्स रिलेटेड टू द ट्रांजिशन रिस्क ओवर देयर। अगर हम फिजिकल रिस्क की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल रिस्क ओवर देयर इन दैट पर्टिकुलर सेंस, यानी कि जो आपके पास यहां पर वेदर में चेंजेस हो गए या क्लाइमेट में चेंजेस बढ़ गए, ठीक है, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, दैट्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट रिस्क के अंदर आपके पास कौन सा आता है? फिजिकल रिस्क आता है। दूसरा जो रिस्क आपके पास क्लाइमेट रिस्क के अंदर आता है दैट्स रिलेटेड टू ट्रांजिशन रिस्क, यानी कि जब आप यहां पर ट्रांजिशन करते हो, यानी कि आपके पास अभी जो कार्बन एमिशन है काफी ज्यादा हाई है, जब आप लो कार्बन एमिशन इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफर होगे तो उसकी तरफ जो आपका रिस्क आएगा दैट्स रिलेटेड टू द ट्रांजिशन रिस्क ओवर देयर। अगर फिजिकल रिस्क की हम बात करते हैं तो उसको हम एक्यूट रिस्क कह सकते हैं, विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जहां पर आपके पास क्रॉनिक यहां पर रिस्क होता है, पर्टिकुलरली मान लीजिए क्लाइमेट में काफी ज्यादा चेंज आ गया, उसकी वजह से जो रिस्क होगा, या इसकी वजह से आपके पास इकोनॉमिकल इवेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, वो सब चीजें आपके पास क्या होती हैं? दैट इज एक्चुअली टू फिजिकल रिस्क, यानी कि क्लाइमेट में चेंज हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए लैंडस्लाइड आ गई, हीट वेव आ गई, या फिर कोई भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, वो सभी क्या है? दैट इज एक्चुअली टू फिजिकल रिस्क, क्योंकि आपके पास ये इवेंट्स जो है डेफिनेटली इंपैक्ट तो डालते ही हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये इंपैक्ट जो है काफी ज्यादा भयंकर होगा? डेफिनेटली हो भी सकता है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा क्या होती है यहां पर आपके पास काफी कम होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर एक तो होता है कि लॉन्ग टर्म जो ग्रेजुअल शिफ्ट होती है, जैसे लॉन्ग टर्म क्या होगी, जैसे मान लीजिए एक्सट्रीम वेदर वेरिएबिलिटी होगी, आपके वेदर की काफी ज्यादा चेंजेस आ गए आपके पास। ठीक है, तो आपके पास फिजिकल रिस्क में भी फर्दर आपके पास टाइप बन जाती है। पहली टाइप क्या बनती है? इट्स रिलेटेड टू एक्यूट फिजिकल रिस्क। एक्यूट फिजिकल रिस्क में क्या होगा आपके पास, जैसे मान लीजिए कि एकदम से कोई भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, वो आपके पास शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है, एंड दूसरी आपके पास होती है क्रॉनिक। क्रॉनिक फिजिकल रिस्क में क्या होता है? इन दैट पर्टिकुलर केस लॉन्गर टर्म ग्रेजुअल शिफ्ट होता है, यानी कि आपके पास लॉन्ग टर्म में शिफ्ट आ रहा है, प्रेसिपिटेशन में शिफ्ट आ सकता है, एक्सट्रीम वेदर वेरिएबिलिटी हो सकती है, ओशन एसिडिफिकेशन हो सकती है, या आपका जो सी वाटर लेवल है वो एकदम से इंक्रीज हो सकता है। तो उसकी वजह से यहां पर आपके पास जो रिस्क आता है दैट्स एक्चुअली द क्रॉनिक, यानी कि जो लंबे समय के लिए होता है। एक आ गया आपके पास शॉर्ट टर्म वाला, एक आपके पास आ गया लॉन्ग टर्म वाला, ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होता है। क्लाइमेट चेंज का सिर्फ डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी पड़ता है। आपका जो हैबिटेट है, इकोसिस्टम है, वो लॉस हो सकता है, वाटर शॉर्टेज हो सकती है, आपकी जो सॉइल क्वालिटी है वो डिग्रेड हो सकती है, मैरीन जो इकोलॉजी है वो हिल सकती है। तो उनकी वजह से भी आपकी जो ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, आपको फाइनेंशियली भी इंपैक्ट पड़ सकता है, एंड आपकी जो इकोनॉमिक लाइफ है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। फर्दर फिजिकल रिस्क जो होता है वो यहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो डिफरेंट जो रीजंस होते हैं वो डिफरेंट आपके पास वेरिएट जो पैटर्न है उनको यहां पर शोकेस कर सकते हैं। एंड मोर ओवर जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल रिस्क का जो इंपैक्ट है वो आपके पास किस बेस पर हो सकता है? इट कुड बी रिलेटेड टू कि आपके ऊपर
आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाए, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाए, बिजनेस डिसरप्शन हो जाए, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इनका पर्टिकुलरली रियल इफेक्ट होता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। एंड मोर इट्स रिलेटेड टू वेदर वर्सेस क्लाइमेट। वेदर वर्सेस क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, वाइल जो वेदर का मतलब होता है आपका शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं वो वेदर चेंजेस में काउंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो गया। क्लाइमेट का मतलब होता है जब आप क्लाइमेट चेंजेस की बात करते हो इट्स रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस, यानी कि लॉन्गर पीरियड रन के ऊपर जो आपके पास चेंजेस मिलते हैं 30 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए मिलते हैं, उनको हम कहते हैं यहां पर क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वेदर चेंज शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म, ठीक है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू सेकंड जो रिस्क हमने टाइप पढ़नी थी, दैट्स रिलेटेड टू ट्रांजिशन रिस्क ओवर देयर। ट्रांजिशन रिस्क का मतलब होता है कि जब आप लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हो तो उसकी वजह से जो रिस्क आपके पास होंगे दोज विल बी द ट्रांजिशन रिस्क ओवर देयर। एंड इसके भी कुछ एक ड्राइवर्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू व्हाट, इट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट रिलेटेड मिटिगेशन पॉलिसीज, कि आप यहां पर क्लाइमेट रिलेटेड मिटिगेशन पॉलिसीज, यानी कि आपने क्लाइमेट रिस्क को खत्म करने के लिए अब आपने कुछ मिटिगेशन पॉलिसीज को अपनाया। अब उसकी वजह से अगर आपके पास फाइनेंशियल वैल्यूएशन कम हो गई किसी चीज की, या कोई पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग थी वो कम हो गई, या फिर जो रिसोर्सेज, मान लीजिए मैंने कोई नई फैक्ट्री लगाई थी अब, लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर वो बुरा इंपैक्ट डाल रही है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक वैल्यूज की कम हो गई, तो डेफिनेटली इस तरह के आपके पास रिस्क इंपोज हो सकते हैं। फर्दर उसके बाद होता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मान लीजिए आपने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसमें आप यहां पर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम कर सकते हो, तो उसकी वजह से रिस्क इंपोज हो सकता है। थर्ड वन इज रिलेटेड टू आपके पब्लिक सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं। लेट्स से इसकी प्लास्टिक को किसी टाइम पहले बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा था, लेकिन अब लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के कारण ऑलरेडी आपकी जो सॉइल क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, वो कम होती है, तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें जब होती हैं उसकी वजह से ओवरऑल जो आपकी वैल्यूएशन होती है वो यहां पर कम हो जाती है उन पर्टिकुलर चीजों को लेकर के, राइट। फर्दर रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिस्क इमर्जिंग फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हो गया, तो क्रेडिट रिस्क भी बन सकता है। अब क्योंकि अगर क्लाइमेट रिस्क होगा तो उसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग कम हो सकती है, क्रेडिट रेटिंग कम होगी तो डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, क्रेडिट रिस्क इंपोज हो जाएगा। तो फिजिकल रिस्क एंड जो आपके पास ट्रांजिशन रिस्क होते हैं उसके बाद क्रेडिट रिस्क भी यहां पर इंक्रीज हो सकता है, एंड फर्दर उनका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। नेगेटिव इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, बोरर की रीपेइंग कैपेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, या फिर बैंक की यहां पर एबिलिटी टू रिकवर, यानी कि वो फुल वैल्यू को यहां पर रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या है कि जब आपके पास जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में चेंजेस होते हैं, यानी कि उनका प्राइस रिस्क, यानी कि उसकी प्राइस वैल्यू कम हो गई है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो गई है, तो यहां पर हो सकता है कि कोरिलेशन जो था एसेट्स के बीच में वो भी यहां पर रिड्यूस हो जाए। ये भी चीज यहां पर पॉसिबल हो सकती है ना, कि आपके पास जो कोरिलेशन था यहां पर डिफरेंट वैल्यूज के बीच में वो कम हो जाए। मान लीजिए कि अगर आप किसी चीज को सेफगार्ड करना चाहते थे तो वो सेफगार्ड अब आप नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो प्राइस वैल्यू वो कम हो सकती है। फर्दर रिलेटेड टू लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल डिजास्टर हो गया, अब उसकी वजह से क्या होगा, रिलेटेड एरिया में आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो कम हो जाएगी ना। लेट्स से इसकी एरिया एबीसी है जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहां पर आगे भूकंप, लगातार 3-4 भूकंप आ गए, एंड वहां पर घोषित कर दिया कि ये तो यहां पर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो क्या वहां पर उतनी वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी। आपके पास वो पर्टिकुलरली आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाओगे। दैट वुड बी रिलेटेड टू व्हाट, दैट वुड बी रिलेटेड टू द लिक्विडिटी रिस्क ओवर देयर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है कि जब आपका फेलियर हो गए, तो आपके प्रोसेसेस में फेलियर हो गए, स्टाफ के फेलियर, या फिर पर्टिकुलरली सिस्टम के फेलियर हो गए इन कैलेमिटीज की वजह से, तो डेफिनेटली दैट विल बी द ऑपरेशनल रिस्क ओवर देयर। रेपुटेशनल रिस्क ओवर देयर व्हिच कैन अराइज फ्रॉम द बैंकिंग फाइनेंशियल कस्टमर्स ओवर देयर, यानी कि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हो पर्टिकुलर चीजों के हिसाब से, एनवायरमेंट के नेगेटिव इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब यहां पर अगर आप उन सिस्टम्स को नहीं चला पा रहे हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर, आपकी रेपुटेशन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहां पर जब आप पर्टिकुलर कस्टमर्स को फाइनेंस करते हो रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू, अगर मैं मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि इस चीज के रिलेटेड फाइनेंस मत करो क्योंकि इसका एनवायरमेंट के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन बैंक अभी भी फाइनेंस कर रहा है, तो डेफिनेटली बैंक की रेपुटेशन का भी लॉस हो जाएगा, वहां पर वो भी इंपैक्ट पड़ सकता है। अब यहां पर समझते हैं फ्रेमवर्क को, तो उसमें सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए कोई भी रिस्क को सबसे पहले सीडी कौन होगा, वो हो गए यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द टॉप अथॉरिटी होते हैं, यानी कि ओवरऑल रिस्क को मैनेज करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने देखना है कि आपकी डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, एनवायरमेंट को सेव करने के रिलेटेड, क्लाइमेट को सेव करने के रिलेटेड आप किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी लेकर के आओगे, क्या आपकी यहां पर अप्रोच होनी चाहिए। फर्दर आपको यहां पर सिस्टम्स एंड कंट्रोल रखने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप यहां पर इस तरह के रिस्क को कंट्रोल कर रहे हो। आपको यहां पर एक रिस्क कल्चर बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप यहां पर रिस्क को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। फर्दर इट्स रिलेटेड टू डेट जो बिजनेसेस हैं, एंड फर्दर आपके स्टाफिंग है वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, उनको प्रॉपरली यहां पर गाइड करना चाहिए कि क्या क्या हमने चीजों को इंप्लीमेंट करना है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर समझाना पड़ेगा। फर्दर बात आती है कि आपके पास एक बोर्ड लेवल सब कमेटी होती है, सीनियर मैनेजमेंट जो होगी वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल होगी कि उन्होंने ओवरऑल
डेवलपमेंट करनी है यहाँ पर गाइडलाइंस को ध्यान रखते हो, यानी कि जो भी मेट्रिक्स हैं बोर्ड ने जो भी यहाँ पर फ्रेमवर्क दिया, जो भी पॉलिसी बनाई है, उन सभी को ध्यान में रखते हो यहाँ पर आपने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है चीजों को। दैट्स रिलेटेड टू सीनियर मैनेजमेंट का मेन काम काज यहाँ पर इसी चीज से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू रिव्यूइंग रेगुलरली, यानी कि जो भी आप सिस्टम चला रहे हो, जो भी फ्रेमवर्क चला रहे हो, पॉलिसी चला रहे हो, टूल्स यूज कर रहे हो, मॉडल्स यूज कर रहे हो, उनकी यहां पर इफेक्टिवनेस को चेक करना, वो पर्टिकुलरली किसका काम है, वो भी सीनियर मैनेजमेंट का काम है। इसके अलावा ये बेसिकली आपके पास बोर्ड लेवल सब कमेटी है, यानी कि कमेटी जो है सब कमेटी है बोर्ड की, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहां पर जो भी इंटरनल एस्केलेशन प्रोसेस हुआ है, मान लीजिए कि आपका कोई इन्वायरमेंटल रिस्क इंपोज हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल रिस्क आपकी एक्टिविटी की वजह से इंपोज हो रहा है। अब आप पर्टिकुलरली उसके रिलेटेड एस्केलेशन करते हो। एस्केलेशन का मतलब होता है कि आप उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो कि अब किस चीज को किस तरह से निपटा जाए, ठीक है। प्रॉब्लम तो आ गई है, किस तरह से निपटा जाए, वो भी किसका काम है, वो भी यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट का काम है। फर्दर रिलेटेड टू जो भी यहाँ पर बोर्ड है उसको अपडेट करना कि ये रिस्क इंपोज हुए थे, आपके पास प्रॉपर रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन स्टाफ, ये वो जो भी आपको चीज चाहिए, वो सब चीजें इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, वो भी यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट का है। एंड एक्सटर्नल डिस्क्लोजर्स, यानी कि आपको कहां पे कहीं पर भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ रही है, उसके रिलेटेड जो काम होगा वो भी यहां पर सीनियर मैनेजमेंट का ही काम होगा, ठीक है। फर्दर रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी, अब यहां पर स्ट्रेटेजी में सबसे पहले चीज देखते हैं रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस। स्ट्रेटेजी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको यहां पर जो भी आपके फंक्शंस ऑपरेशंस चल रहे हैं, आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजों का क्लाइमेट रिलेटेड इंपैक्ट हो सकता है, एंड आपके पास कौन से टूल्स, असेसमेंट एरियाज या फिर डिस्क्लोजर्स अवेलेबल हैं, कौन सी ऐसी चीजें अवेलेबल है जिससे आप उन चीजों को कैप्चर कर पा रहे हो, क्वांटिफाई कर पा रहे हो, एंड क्या आपके पास जो कंट्रोल्स अवेलेबल हैं क्या वो सफिशिएंट इनफ हैं यहां पर डील करने के लिए चीजों के साथ, उन चीजों को आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिस्क एपिटाइट फ्रेमवर्क ऑफ द बैंक should include the risk exposure limits over there, यानी कि आप किस हद तक रिस्क को सह सकते हो, एंड आपको वो एक्सपोजर लिमिट्स बनानी पड़ेगी। एक्सपोजर लिमिट्स अप्रूवल कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अप्रूवल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो थ्रेशोल्ड्स बने होते हैं कि आप इतनी ही चीज तक ये काम कर सकते हो, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते हो। अब जब वो फंक्शंस बना दिए जाते हैं ना, तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप सेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैनेजर को बोल दिया कि आप यहाँ पर इस एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम 70% फाइनेंसिंग ही कर सकते हो। अब 70% से ज्यादा फाइनेंसिंग करोगे तो डेफिनेटली ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। एंड फर्दर सो एज टू एंश्योर कि यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो यहां पर कंसीडर किया जाए, सिनेरियो एनालिसिस किया जाए, एंड स्ट्रेस टेस्टिंग प्रॉपर्ली की जाए, ठीक है। फर्दर रिलेटेड टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ओवर देयर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर यहां पर अगर आपके पास प्रॉपर हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर चीजों को प्रॉपर्ली समझ पाते हो, आप यहां पर चीजों को पर्टिकुलरली प्रोसेस कर पाओगे, आपके एम्प्लॉयज उसी चीज से कामकाज कर पाएंगे, ठीक है। एंड फर्दर फर्स्ट टाइम आती है जब यहां पर प्रॉपर अवेयरनेस यहां पर दी जाए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी जाए यहां पर स्टाफ को, ठीक है, कि फाइनेंशियल रिस्क के साथ, क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क के साथ कैसे डील किया जाना चाहिए। सेकंड लाइन आती है जब यहां पर इंडिपेंडेंट यहां पर आप क्या करते हो, असेसमेंट करते हो एंड उनको मॉनिटर करने की कोशिश करते हो। थर्ड लाइन आती है जब आप यहां पर रेगुलर रिव्यू करते हो कि जो प्रोसेस मेरे पास इन लाइन है क्या वो पर्टिकुलर सही है क्या नहीं है, उसके बाद रिलेटेड आती है, ठीक है। फर्दर बात आती है रिलेटेड टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मेजरमेंट ओवर देयर। अब रिस्क को आइडेंटिफाई करना, यानी कि कैप्चर करने के लिए क्या क्या मॉडल्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं, क्या तरीका अपना रहे हो, एंड फर्दर उनको क्वांटिफाई किस हिसाब से करा जा रहा है, उसके साथ रिलेटेड है। अब यहां पर डिफरेंट प्रोमिनेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, आप रिस्क स्कोर चेक कर सकते हो, सिनेरियो एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज होंगे उसके हिसाब से चेक कर सकते हो, स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हो, सेंसिटिविटी एनालिसिस किया जा सकता है, एंड फर्दर रिलेटेड मॉनिटरिंग। अब जब आपने देख लिया कि ये रिस्क यहां पर प्रेजेंट है तो मुझे उनको मॉनिटर भी तो करना है, क्योंकि मैं यहां पर कुछ एक चीज को यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं उनको मिटिगेट करने के लिए, एंड फर्दर वहां पर क्या मैं उनको मॉनिटर करूंगा, क्या इसका लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, डिफरेंट सिचुएशन में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो सभी चीजें यहां पर मॉनिटरिंग में आ जाती हैं। फर्दर रिस्क मैनेजमेंट, अब मुझे यहां पर ओवरऑल जो रिस्क है उसको कम भी तो करना है, उसको अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से करना है, चाहे वो CO2 का लेवल है, GHG है, उन सभी चीजों के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। फर्दर दैट्स रिलेटेड टू रिस्क रिपोर्टिंग, अब जो भी रिस्क मैंने यहां पर मैनेज किए, जो भी मैंने मॉनिटर किए, जो भी मैंने मिटिगेट किए, रिड्यूस किया, उन सभी की प्रॉपर रिपोर्टिंग मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। फर्दर रिलेटेड टू क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क, अब सिर्फ आपके लिए ये गाइडेंस जरूरी नहीं है, आपको आपके कस्टमर्स, इंप्लॉयज, वेंडर्स, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स सभी को यहां पर ये चीजों के बारे में बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या एहतियात बरती हैं इस सभी रिस्क को मैनेज करने के लिए, एंड आप अल्टीमेटली कितना रिस्क यहां पर आपके पास इंपोज्ड है। आपने सुना होगा कि बहुत सी नई कंपनी जो है, जो आपकी नई यूनिकॉर्न कंपनीज भी हैं, इवन दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ जीरो एमिशन ओवर देयर। जीरो एमिशन का मतलब यही रहता है कि आप ओवरऑल जो भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हो एनवायरमेंट के ऊपर, आप उसके रिलेटेड पॉजिटिव इंपैक्ट भी क्रिएट कर रहे हो, ताकि नेट जीरो एमिशन हो आपकी यहां पर हो जाए, राइट। एंड यहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज, फेसबुक, गूगल एक्सेट्रा, इसके ऊपर लगी हुई है कि वो जीरो एमिशन से जुड़ रहा है। इवन जैसे एप्पल वगैरह है, वो भी यहां पर कोशिश करते हैं, जैसे इस बार उन्होंने अपना टाइटेनियम जो टाइटेनियम यहां पर आईफोन है वो लॉन्च किया है। सो वो बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है कि वो यहां पर रीयूजेबिलिटी करना चाहते हैं ताकि क्लाइमेट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना डालें।
फर्दर इट्स रिलेटेड टू ग्रीन फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओवर देयर। ग्रीन फाइनेंस का मतलब क्या रहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस यहां पर करोगे जिन एक्टिविटीज के थ्रू हम यहां पर आपके इन्वायरमेंट को संवारा जा सकता है, इन्वायरमेंट को सही किया जा सकता है एंड फर्दर जिन चीजों का इंपैक्ट आपके इन्वायरमेंट के ऊपर बैड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ग्रीन फाइनेंस बेसिकली क्या है कि आप यहां पर फाइनेंशियल फ्लो को इंक्रीज करना चाहते हो बैंकिंग से, माइक्रो क्रेडिट के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, पब्लिक से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टू, जिससे आपकी जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है वो यहां पर इंक्रीज हो। अब यहां पर नए इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल किए गए जैसे ग्रीन बॉन्ड्स आ गए, ग्रीन बैंक्स, ग्रीन फंड्स, इनको सभी को एस्टैब्लिश किया गया एंड सभी को मिलाकर के हमारे पास ग्रीन फाइनेंस यहां पर बनता है। अब बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? देखिए आपके पास ना एक साइकिल होता है पर्टिकुलरली, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर वाटर को यूज किया, वाटर को कंज्यूम किया एंड फर्दर वाटर फ्लो हो गया, वाटर फिर से मतलब मान लीजिए मैंने बेदिंग के लिए वाटर को यूज किया, अब वाटर दोबारा से यहां पर सीवेज लाइन में चला गया, अब सीवेज लाइन से वाटर जो होगा वो ओशन में उसको ट्रीटमेंट होगा, ओशन लाइन में जाएगा, वहां पर इवेपोरेशन होगी एंड अल्टीमेटली फिर से वो क्लाउड्स में जाएगा, फिर से रेन होगी एंड फिर से वो वाटर जो है वो अपनी आपकी यहां पर ड्रिंकिंग वाटर में हैबिटेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक रिसोर्स का एक लाइफ साइकिल होता है। अब हमने यहां पर क्या करना होता है, हमने यहां पर इस तरह के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना होता है, डिजाइन करना होता है, जहां पर जिस चीज को इवन वेस्ट कंसीडर किया जा रहा है उस चीज को भी यहां पर रीयूजेबिलिटी में लेकर के आया जा सके, यानी कि नथिंग इज वेस्टेड एट ऑल, हर एक चीज का कुछ ना कुछ यूजेज तो रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स इंडिया में पहली बार इशू किए गए थे 2015 में एंड ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाएंगे या फिर सेमी गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाएंगे या अलायंसेस के द्वारा या कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किए जाएंगे रिलेटेड टू कि जो भी पैसा इन बॉन्ड्स के थ्रू आएगा। बॉन्ड्स का मतलब क्या है, जैसे कंपनी ने यहां पर लेट्स टेक द केस कि यहां पर कंपनी ए ने बॉन्ड्स इशू किए, अब यहां पर इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टर्स जब अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इस पैसे का यानी कि प्रोसीड्स का इस्तेमाल जो किया जाएगा वो किस पर्पस के लिए किया जाएगा? द प्रोसीड्स विल बी यूज्ड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट्स जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, यानी कि इन्वायरमेंट को सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, एंड मोस्टली जो यहां पर जो ग्रीन बॉन्ड्स थे वो 2015 में इशू किए गए थे एंड उनकी मैच्योरिटी वो 5 साल की भी थी एंड 5 साल से ज्यादा थी एंड फर्दर कई यहां लेकिन 10 साल से कम की यहां पर मैच्योरिटी के लिए इनको इशू किया गया था। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द क्लाइमेट रिस्क ओवर देयर। तो आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड डू फॉलो द चैनल एट द अर्लीस्ट। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।